गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीआर संभव ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जीआर संभव ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म में आपको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलेगी, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, वीकली टेस्ट सीरीज़ और यदि आपकी कोई डाउट्स है तो उनके लिए आपको पर्सनली मेंटर मिलेगा। हम क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया है, जिनमें हमने सबसे पहले देखा चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और हमने एक मेन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसको हम कहेंगे क्वांटाइजेशन। हम उसको कहेंगे क्वांटाइजेशन। हमें पता है कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई। Q इक्वल टू एन ई। एन क्या है, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। ई क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है कि Q इक्वल टू एन ई क्वांटीकरण क्या है, अर्थात व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। What do you mean by quantization of charge? चार्ज दो टाइप के होते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद जो भी चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कोई एटम है, परमाणु है, उसके नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उनकी जो कक्षाएं हैं, ये इलेक्ट्रॉन इनकी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा। कंजर्वेशन क्या होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अर्थात कोई भी एक आइसोलेट सिस्टम है, उसका चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमने कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज पे जैसे क्वांटाइजेशन पढ़ा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कूलॉम्ब्स लॉ। कूलॉम्ब्स लॉ में हमने देखा कि जिस प्रकार से हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस प्रकार से हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या पढ़ा हमने, F G इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। ये पढ़ा हमने क्लास 11th में कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, उसी प्रकार यदि हम F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो हमने कल डेरिवेशन किया था, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r²। F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r²। हमें पता है बल, बल एक किस प्रकार की इकाई है। बल हमें पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी अर्थात सदिश राशि। हम आज बात करेंगे सदिश क्या होते हैं, अदिश क्या होते हैं। ठीक है। हमने पढ़ा F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। कूलॉम्ब्स लॉ में हमने देखा इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहाँ पर जो K है, K की वैल्यू फिक्स है। K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। हमने पढ़ा कि यह एक सेंट्रल फोर्सेस है। कैसे फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस वो फोर्स होते थे जो कि दो बॉडीज में जब लगेंगे, जब वह एक दूसरे के लाइन ज्वाइनिंग होंगे। कब होंगे, लाइन ज्वाइनिंग। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग टू ऑब्जेक्ट्स। जो भी दो बॉडीज हैं
ये बॉडी है, ये बॉडी है, या ये चार्ज Q1 है, इसको चार्ज आप Q2 कर दोगे। यदि यह इस प्रकार से जुड़े हैं तो ही इस पे कूलाम्ब का बल का नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, हमने पढ़ा कि K इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिएबिलिटी एट फ्री स्पेस। क्या? परमिएबिलिटी एट फ्री स्पेस। हमने पता कि K की वैल्यू क्या होती है 8.85। कितनी? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो जैसे कि हमने देखा जो हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्सेस थे, क्या थे? ग्रेविटेशन फोर्स। उसमें हमने वेक्टर फॉर्म में ज्ञात किया, तो हम इसको भी यदि वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहें, यदि हम इसको भी वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहें तो देखते हैं किस प्रकार से हैं। देखो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे कि वेक्टर क्या है। सबसे पहले हम बात करें वेक्टर की। दो प्रकार की मेनली क्वांटिटीज होती हैं, सबसे पहले स्केलर और वेक्टर। यदि वेक्टर में डिवाइड करें स्केलर और वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी क्या है? याद रखना, स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे मैंने बोला 2 kg। क्या? 2 kg। तो इसमें 2 क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। 2 क्या है? मैग्नीट्यूड है। अब जैसे मैंने कहा 2 किलोमीटर पूर्व में, 2 किलोमीटर पूर्व में 2 क्या है? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड अर्थात इसको हिंदी में लिखेंगे परिमाण। और मैग्नीट्यूड कितना है? 2 है। पूर्व में, पूर्व में क्या है? ये दिशा है। क्या है? दिशा है। अर्थात जिसमें किसी भी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और उसकी दिशा हो, वह कौन से होते हैं? वेक्टर। क्या होते हैं? वेक्टर। तो बल कैसी क्वांटिटी है? बल है आपके वेक्टर। कैसे है? सपोज करना, समझने की कोशिश करना। यह कोई लकड़ी का बॉक्स है। ये क्या है? कोई लकड़ी का बॉक्स है। ठीक है, यदि आप इसके बल इस तरफ लगाओगे तो यह इस तरफ गति करेगा। यदि आपने बल इस तरफ लगाया तो गति किस तरफ करेगा? इस तरफ। इस तरफ बल लगाओगे तो गति इस तरफ करेगा। यदि बल इस तरफ लगाते हो, दूसरा केस, आपने बल इस तरफ लगाया, इसकी गति किस तरफ होगी? इस तरफ। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें इसका परिमाण भी है और दिशा भी है। जैसे कि हम एग्जांपल लेना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं स्पीड। इसमें हो जाएगी वेलोसिटी। स्पीड क्या है? स्पीड की बात करें, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। दोनों का मात्रक एक ही है। डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों को मापेंगे मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में। ठीक है, लेकिन दोनों में फ़र्क बस इतना सा है कि यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसमें दिशा होगी, यदि हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो उसमें कोई दिशा नहीं होगी।
ठीक है, एक एग्जाम्पल से और देखने की कोशिश करते हैं। ये कोई रूम है, ये क्या है, रूम है। एक व्यक्ति ने यहाँ से चलना शुरू किया, हमें ए से बी तक जाना है। कहाँ से कहाँ तक, बी तक। इसके बहुत रास्ते हो सकते हैं, जैसे यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये है डिस्टेंस। ये क्या है, डिस्टेंस, हिंदी में कहेंगे तो दूरी। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, एक हो सकता है कि एक यह भी हो सकता है इस प्रकार से सीधा, अर्थात ए से बी को जोड़ने का यदि जो सबसे ए से बी को जोड़ने का जो सीधा रास्ता होगा, अर्थात द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ध्यान देना, विस्थापन और दूरी में फर्क है। विस्थापन क्या है, प्रारंभिक बिंदु, यह है प्रारंभिक बिंदु, यह है अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी यही होगी। वो क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा आपके विस्थापन। और जो आपने पाथ कवर किया है, चाहे कैसे ही किया हो, ऐसे किया हो, ऐसे किया हो, ऐसे किया हो, इसको कहेंगे हम डिस्टेंस अर्थात दूरी। दोनों में फ़र्क बहुत है, दोनों में फ़र्क बहुत है। ध्यान रखना, हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन दूरी से कम या बराबर ही होगा। विस्थापन दूरी से कम या बराबर ही होगा। हम बात कर रहे थे कूलम्ब्स लॉ में। कूलम्ब्स लॉ में क्या थे, हमने पढ़ा F = K Q1 Q2/r²। हम एक छोटी सी बात और कर लेते हैं जो आपके आएगी, यूनिट वेक्टर। वेक्टर को सबसे पहले हम वेक्टर की बात करें, सदिश की बात करें सदिश की, तो हमें पता है सदिश को इस प्रकार दर्शाया जाता है। यदि कोई सदिश राशि है तो कैसे दर्शाएंगे, जैसे ए बी कोई डिस्टेंस है तो क्या करेंगे, इस प्रकार से। तीर का निशान उसकी दिशा को दर्शा रहा है, तीर का निशान क्या दर्शा रहा है, उसकी दिशा को। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे आपने देखा कि हम यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इकाई सदिश। हिंदी में बात करें तो हम आप सब वैसे क्लास 11th में पढ़ चुके, मैं आपसे आशा करता हूँ आप सबने पढ़ा है क्लास 11th में इकाई सदिश क्या होता है। इकाई सदिश क्या होता है, इसको लिखते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप। एक्स वाई जेड में तो इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप से। देखो तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है, जैसे कि 2 किलोग्राम है तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या है, 2, ठीक है। उसी प्रकार हमने देखा कि F12 = F21 होगा, F12 = F21 होगा। हमें यह भी पता है कि F12 F21 के बराबर होगा, लेकिन कौन से हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। कौन से, एक्शन रिएक्शन पेयर में क्या होते हैं, जो बल होंगे वह समान होंगे, लेकिन उनकी दिशा क्या होगी, अलग होगी। गति का तृतीय नियम क्या था, एक्शन रिएक्शन पेयर, जहाँ क्रिया होगी वहाँ प्रतिक्रिया होगी, जरूरी है। जहाँ क्रिया होगी वहाँ प्रतिक्रिया होगी, एक्शन होगी वहाँ रिएक्शन होगी, लेकिन किस में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। किस में, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो हमें पता है कि F12 है, F12 किसके बराबर होगा, F12 बराबर होगा F21 के। हमने ऊपर लगा दिया इनके
अभी हमने केवल इसका मैग्नीट्यूड देखा है। मैग्नीट्यूड को दर्शाने के लिए इस मोड साइन का प्रयोग करते हैं। मैग्नीट्यूड को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मोड का। मोड का मतलब उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। क्या है? कोई भी डायरेक्शन नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इनकी जो मैग्नीट्यूड है वह ले रहे हैं। ठीक है, देखो हमने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था। एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिएबिलिटी एट फ्री स्पेस। ठीक है, हमने केवल फ्री स्पेस में लिया था। वहाँ पर कोई मीडियम आ जाए तो आ सकता है, क्यों नहीं आएगा? आएगा। मीडियम में क्या होता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी निकाल लेंगे। क्या करेंगे? रिलेटिव परमिएबिलिटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है। हम क्या करेंगे? रिलेटिव में निकालेंगे किसी की। ई आर इक्वल टू क्या होगा? याद रखना, कई बार पूछा जाता है। एक नंबर में आपको एप्सिलॉन दे देंगे, पूछेंगे कि रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगी, ई आर की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालोगे? उसमें डिवाइड करोगे किसका? एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, कितनी थी? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। कितनी? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये दोनों के बीच में हमने कंपैरिजन किया है कि कूलॉम्स लॉ और जो आपके ग्रेविटेशन लॉ है, कूलॉम का लॉ और जो ग्रेविटेशन का लॉ है, उनमें क्या क्या रिलेशन। सबसे पहले देखो, हमने देखा F इक्वल टू क्या था दोनों में? एक में था Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दूसरे में क्या था? K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। मतलब दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। किसको? इनवर्स स्क्वायर लॉ को। दोनों किसको फॉलो करते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इनकी कुछ वैल्यूज है, जैसे इसमें K की वैल्यू है, इसमें ये है। हमेशा ध्यान रखना कि जो दोनों बल हैं हमेशा अलग अलग बॉडीज पर लगेंगे। ये दोनों बल कहाँ लगेंगे? अलग अलग बॉडीज पर। कहाँ? अलग अलग बॉडीज पर लगेंगे, ध्यान रखना। उसके बाद हम यदि वेक्टर की बात करें तो वेक्टर की बात करते हैं। देखो, हमें सिंपल भाषा में पता है F इक्वल टू क्या होता है? K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। जनरली हमने पढ़ा था, हमें नहीं पता डायरेक्शन क्या है, कुछ भी है। हम अब देखेंगे। देखो भाई, ये Q1 है, ये क्या है? Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, हमने इनकी बीच की डिस्टेंस क्या मानी? R। क्या मानी? R। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर वेक्टर से। किससे? वेक्टर से। ध्यान रखना, हम क्या करेंगे? यदि हमें फोर्स वेक्टर निकालना है, क्या फोर्स वेक्टर निकालना, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे K Q1 Q2 बाई K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर इंटू r केप। ध्यान देना, F इक्वल टू क्या होगा? K Q1 Q2 बाई K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या हो रहा है? यूनिट वेक्टर की अभी मैंने बताई थी डेफिनेशन क्या होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। याद आया कुछ? आया कि नहीं आया? आया। देखो भाई, F इक्वल टू क्या होगा? K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर इंटू r वेक्टर अपॉन r वेक्टर। ये क्या है भाई? ध्यान से देखना, यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बाई r क्यूब इंटू r वेक्टर। बिल्कुल इजी है। कितनी सी बात रखनी है याद, यूनिट वेक्टर क्या होता है?
यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इतना सा याद रख लो, आपके साथ वेक्टर फॉर्म कोई सी भी आए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, कहीं पर भी आ जाए चार्ज, आपको जरा ध्यान रखना है, हमें वेक्टर में क्या करना है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिवाइड करना है भाई, कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो हमने पढ़ा F12 बराबर होगा F21 के, कल डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद देखो एक हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखो ये Q1 है, ये क्या है, Q1 है, ये क्या है, Q2 है, ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये Q1 है, ये Q2 है, इस पर Q1 पर F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन वन। इस F1 पर F2 की वजह से बल लगेगा F12। इसके जीवन में कुछ दिक्कतें पैदा होती हैं। इसके जीवन में क्या हुआ, यहाँ पर एक Q3 चार्ज आ जाता है। क्या हुआ, Q3 चार्ज आ गया। सपोज करो ये भी पॉजिटिव प्रकृति का था, क्या था, पॉजिटिव प्रकृति का, तो ये क्या होगा, इसको मान लो ये नेगेटिव मान लो है, इसको क्या करेगा, ये नेगेटिव का था, तो ये क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। मतलब जो ये Q1 है, इस पर बल में क्या होगा, Q2 इस तरफ दिखा देगा, इसके किस तरफ, इस तरफ, इस तरफ देगा। जो Q2 है वह Q1 पर इस तरफ बल लगाएगा, जो Q3 है वो क्या करेगा, उसको खींचेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा। वापस बताऊं, समझ में नहीं आया, देखो वापस देख लेते हैं। ये Q1 है, ये क्या है, Q2 है, ये दोनों क्या है, समान प्रकृति के हैं, अर्थात Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो इस पर एक बल लगेगा F12 इस डायरेक्शन में। यहाँ तक दिक्कत है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज करो Q3 बल आया, क्या हुआ, Q3 बल आया, ये भी मान लो पॉजिटिव था, तो ये क्या करेगा, ये कुछ इस प्रकार से था, पॉजिटिव होगा तो ये क्या करेगा, इसको इस तरफ दिखा देगा। ये क्या F13 लिखना सीख लो, बाद में कोई नहीं बताएगा। F13 फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3 इस तरफ लगेगा। तो मुझे बताओ, मुझे पता है कि जो Q1 है उस पर नेट चार्ज, Q1 पर जो नेट चार्ज है उस पर कौन कौन से हैं, Q1 और Q2। जब तक Q1 के पास Q3 नहीं आया, जब तक Q1 के पास Q3 नहीं आया, तो इस पर फोर्स लग रहा था F12। दिक्कतें पैदा होती हैं और F1 पर एक Q3 की वजह से भी एक बल लगता है, वह क्या होगा, F13। लेकिन ध्यान रखना, मैं एक चीज लिख रहा हूं, Q1 पर नेट फोर्स बदल गया, कब बदला, जब Q3 आया। जब Q3 आया तो नेट फोर्स बदल गया, लेकिन Q2 की वजह से लगने वाले बल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। Q1 पर Q2 की वजह से लगने वाले बल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है, यदि हम
इसको एक स्टेटमेंट के रूप में लिखें तो हम लिखेंगे द इंटरेक्शन बिटवीन two charges is independent of presence or absence of बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। Q1 पर Q2 की वजह से जो बल लग रहा है वह उतना ही लगेगा चाहे इसके पास Q1 पर Q2 की वजह से Q1 पर Q2 की वजह से उतना ही बल लगेगा जितना पहले लग रहा था। चाहे कितने चार्ज आ जाए, क्या कितने चार्ज आ जाए और आ जाए, यहाँ पर भी कोई चार्ज आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बात यह है Q1 पर नेट फोर्स बदलेगा, मैं कह रहा हूँ Q1 पर नेट फोर्स बदलेगा, लेकिन Q2 की वजह से लगने वाले बल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने ये देखा कि जो सबसे पहले जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है, जो बल है आवेश की वजह से लगने वाला बल उसके माध्यम पर निर्भर करता है। हम देखते हैं एक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये Q1 है और ये Q2 है, ये जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन था फाइंड मिनिमम पॉसिबल फोर्स। जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर मान लो इनके बीच की डिस्टेंस आर दी हुई थी, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमें पता है Q1 एंड Q2 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, E हो सकती है। क्या हो सकती है, E। कैसे होगी, हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है, NE, N को 1 पुट करो तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, E। तो मिनिमम फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू K E स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आज हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा, कूलॉम्स लॉ में उसमें वेक्टर पढ़ा, वेक्टर में हमने जो बल है कूलॉम्बिक बल है उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, क्वांटीकरण क्या होता है, चार्ज क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल किए। हम इसी श्रृंखला में कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मैं अगेन आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ एंड अगेन थैंक यू सो मच।